हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो कि कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, आईटी में ड्रीम जॉब ग्रैब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली हम जब भी कहीं वीडियो सुनते हैं, कहीं कोई लेक्चर या कहीं गाइडेंस की अगर बात होती है, तो एक ही बात सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो आपने नोटिस की होगी। हर व्यक्ति, हर एक्सपर्ट आपको गाइड करता है कि अगर आप कोई ड्रीम पैकेज ग्रैब करना चाहते हो, कहीं ड्रीम आईटी एमएनसी आपको ग्रैब करना है, मैंग फैंग कंपनीज को आपको क्रैक करना है, तो सबसे बड़ा रोल उसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का होता है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी बहुत हद तक एक बड़ा रोल है। तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट डीएसए से जुड़ा हुआ है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। इस इंपॉर्टेंट सीरीज को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम इसको सी प्लस प्लस के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सी प्लस प्लस सबसे ज़्यादा डिमांड में है और सबसे ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है। जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की या डीएसए की प्रिपरेशन करते हैं, या एक बड़ी कंपनी को जब आप ड्रीम करते हैं, अमेज़ॉन को, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, या जो भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगर हम बात करें, तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगर हम डीएसए पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड कर लेंगे, कई स्पेसिफिक लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, तो ही फिर इस लेवल की कंपनीज के जो दरवाजे वो हमारे लिए ओपन हो पाते हैं। तो दोस्तों, ये असंभव भी नहीं है। एक प्लान्ड वे में अगर हम कम से कम 4 महीने का टाइम सीखने का लेके चलते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। खासकर वो स्टूडेंट जो अब थर्ड ईयर में होंगे, या जिनके सामने है कि वो 6 सेम में जब जा रहे हैं तो कैंपस और रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटी उनके पास आने वाली है। तो वो सारे स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि हम एक राइट टाइम पर इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। और सी प्लस प्लस का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में ही इसको शुरू करेंगे। मतलब जब आप स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे, ट्री की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो क्लास ऑब्जेक्ट के मैकेनिज्म पे हम काम करेंगे। ये वैसा नहीं है कि सी में हमने एक एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक स्ट्रक्चर बना दिया और वहाँ पर हमने सिंपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और बाकी सारे फंक्शंस को ओपनली लिख दिए। तो हमको सी वाले पैटर्न पे काम नहीं करना है। कई लोग सिंपली सी आउट सीन लिखते हैं और बाकी एक्चुअल पूरी प्रोग्रामिंग वो सी की होती है। तो हम कभी भी वो सी प्लस प्लस वाला फील नहीं ला पाते हैं। और इस सीरीज़ में मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि चूँकि सी प्लस प्लस हमने समझ लिया, चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। ये सीरीज़ की डिमांड शुरू से थी, लेकिन हमने पहले कोशिश की कि हम सी के सारे लेक्चर्स को शूट कर लें। सी प्लस प्लस अब लगभग फिनिशिंग की ओर है, उनको भी हमने मेजॉरिटी ऑफ लेक्चर्स को शूट कर लिया है। तो फिर आज हमने अब ये डीएसए को प्लान किया है, ताकि जो भी लोग राइट तरीके से अगर सीखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊप्स को भी वो ओसोप कोडिंग के चैनल पर ही सीखें। तब जाके आपको क्लैरिटी डेवलप होगी, कॉन्सेप्ट बनेंगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा जो इस किसी ड्रीम आईटी जो आपको ग्रैब करने के लिए आता है, जो लगता है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। तो दोस्तों, ये एक हॉट फेवरेट टॉपिक है, हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है, खासकर हर उस बंदे के लिए जिसका आईटी में कुछ बड़ा एक अच्छा जॉब ग्रैब करने का सपना है। उस हर बंदे के लिए रिक्वायर्ड है। हालांकि सी ओ सी प्लस प्लस हम लोग पढ़ते हुए आते हैं शुरुआत से, तो मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि हम इसको सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न से ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ये वैसा नहीं होगा कि मैं क्लास में सिंपली डेटा वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं और बाकी सारा काम फंक्शन बना बना के कुछ ग्लोबल वेरिएबल लेके करूं। ऐसा अगर आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। अगर हम सी प्लस प्लस बोलते हैं तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को अडॉप्ट करके इसको इम्प्लीमेंट करो। और फ़ायदा क्या होगा आपको, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के साथ इसको लेके आगे बढ़ोगे, तो कल जब जावा में इम्प्लीमेंट करोगे, आपको थोड़ी कोर जावा भी आती है, तो ये पूरा डीएसए जो मैं अब इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ ही अगर थोड़ी बहुत भी जावा आपको आती है, तो आप मेरे साथ आसानी से इम्प्लीमेंट कर लोगे। आपको लाइब्रेरी को लेके क्लैरिटी होगी। तो दोस्तों, चूंकि सी प्लस प्लस में एसटीएल का सपोर्ट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये सारी ड्रीम आईटी एमएनसीज सी प्लस प्लस में प्राथमिकता देती है नॉर्मली। मतलब हमारा भी ये कॉन्फिडेंस होता है कि ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। चूँकि बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है लैंग्वेज को लेके, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो एसटीएल का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको बड़ी कंपनीज को क्रैक करने में, ड्रीम आईटी एमएनसी को क्रैक करने में सपोर्ट करेगा। लेकिन हम उस एसटीएल लाइब्रेरी में जाने से पहले
हम चाहते हैं कोर डीएसए के कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है, हम कोर कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर पाएँ, आपको क्लैरिटी हो स्टेप बाय स्टेप कि मुझे डीएसए में क्या क्या आना जरूरी है। तो हम इस सीरीज में क्या कवर करने जा रहे हैं, ये सब कुछ आज मैं इस रोड मैप के साथ डिस्कस करूंगा। प्री रिक्विजिट इतनी है कि हम सी ओ सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड को लेकर आगे बढ़ें। अगर आपने थोड़ी क्लियरिटी है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट टॉपिक जिनकी ज़रूरत है, मैं उनके एक शॉर्ट लेक्चर के साथ रिकवर करूंगा, रिवाइज करूंगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल पाथ। उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या ज़रूरी है। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि हम इसको जब डीएसए को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से करेंगे। मतलब आपको सी प्लस प्लस क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपको साथ में चलेगा, उस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, सर्चिंग सॉर्टिंग लेवल पे आपकी चॉइस रहेगी कि आपको जैसे इम्प्लीमेंट करना, मैं दोनों रास्ते बता दूंगा, दोनों रास्ते आपके साथ में शेयर कर दूंगा। चॉइस होगी, आप जैसा चाहो वैसा आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो दोस्तों अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो ओसोप कोडिंग की कैपेसिटी और पावर किस लेवल का हम लोग डिलीवर कर सकते हैं ये आपको फील होगा। तो इस सीरीज़ में मैं कॉन्सेप्ट कवर करूँगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कवर करूँगा, हर डेटा स्ट्रक्चर के साथ उसके मतलब ऑपरेशंस, उसके एप्लीकेशन, उसकी डेफिनेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ स्टैटिक रिक्वायर्ड है स्टैटिक, जहाँ डायनामिक रिक्वायर्ड है डायनामिक, उस तरीके से हम इसको पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे भरोसा है कि आप जब इस चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो संभवतः जब जब मैं इस लेक्चर को यहाँ पर जिस टॉपिक को कवर करूँगा, आपने अगर उस टाइम में फोकस कर लिया, उस लेक्चर को देखा फोकस्ड वे में, उतने में आपको क्लैरिटी हो जाएगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा। इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो इस डीएसए का इम्प्लीमेंटेशन है, इसका एप्लीकेशन है। तो वहाँ पर फिर हम एसटीएल का थोड़ा यूज़ करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन कंपनीज़ को क्रैक करने के लिए जो भी एडिशनल नीड होगी, जिस लेवल की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना ज़रूरी होगी, वो भी मैं इस सीरीज़ के बाद कवर करूँगा। बस आप पेशेंस के साथ जुड़े रहें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि फरवरी एंड तक हम इसको फिनिश कर दें, ताकि मार्च अप्रैल में जो इसके एडवांस टॉपिक्स हैं, जो आपको ड्रीम आईटी एमएनसीज को क्रैक करने में रिक्वायर्ड है, उनको मैं क्लैरिटी के साथ आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करूँगा और वो फिर एडवांटेज आपको देगा, वो कॉन्फिडेंस फिर आपको मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके ओवरव्यू की, कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, लीनियर, नॉन लीनियर, उनकी कैटेगरी को समझेंगे। बहुत बेसिक चीज़ है ये हमारी शुरुआत होगी। अब एक ज़रूरी बात है कि जब हम समझ लेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, क्या ज़रूरी है मुझे पढ़ना समझना, तो एक सबसे बड़ी बात आती है प्री रिक्विजिट। क्योंकि हम सिर्फ उठ के ऐसा शुरू नहीं कर देंगे, कोड लिखना शुरू कर दिया। हालांकि पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सी की भी और सी प्लस प्लस की भी। आप अगर थोड़ा भी कुछ एसेंशियल टॉपिक्स को कवर करते हुए आ रहे हो तो यू विल बी कंफर्टेबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2-3 लेक्चर ऐसे लूँगा जिसमें मैं थोड़ा सा फंक्शन रिकॉल करूँगा, अरेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करूँगा, क्लास ऑब्जेक्ट इसलिए रिकॉल करूँगा क्योंकि UPS के मॉडल से हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं सब कुछ। थोड़ा पॉइंटर का बैकग्राउंड जरूरी है, डीएसए बिना पॉइंटर के हम सपना भी नहीं मतलब देख सकते हैं डीएसए को लेकर। तो पॉइंटर को हम क्लास ऑब्जेक्ट के साथ या फंक्शन अरे के साथ किस कॉन्फिडेंस से इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ शॉर्ट में थोड़ा सा मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। और ऑब्जेक्ट पासिंग रिटर्निंग, क्योंकि जब भी हम क्लास में कुछ पैरामीटर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग में इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि मैं कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पास कर पाऊँगा या किसी पैरामीटर को क्लास ऑब्जेक्ट पे पास करता हूँ, तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी हो, कॉन्सेप्ट बना रहे आपके साथ में। ये मेरी कोशिश होगी इस पूरी अप्रोच में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन भी साथियों ने पहले, अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है या आपने उतना कॉन्फिडेंटली अगर चीज़ों को नहीं देखा है, तो आप शुरू से इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए। हर टॉपिक का जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो मैं पहले कवर कर रहा हूँ। तो मैं ये प्री रिक्विजिट वाले पार्ट के 2-3 लेक्चर लूँगा, थोड़े से 20-30 मिनट्स के, सो दैट आप कंफर्टेबल हो कि फंक्शंस को लेके क्या ज़रूरी बातें कवर करना है, अरेस को लेके क्लियर स्ट्रिंग अगर कुछ रिक्वायर्ड होगी तो वो थोड़ी सी बात करेंगे उस बारे में हम, और पॉइंटर क्लास ऑब्जेक्ट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे।
फिर हम शुरू करेंगे, चूंकि अरे का बैकग्राउंड बना चुके होंगे हम, तो हम बात करेंगे पहले एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूलेस की, कि 1D 2D 3D अरेज में अगर आपको एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूले निकालना, रो मेजर कॉलम मेजर के साथ, अपर बाउंड लोअर बाउंड के साथ, तो वो सारे फार्मूले कैसे जेनरिक वे में निकलते हैं, कितने फास्ट अप्रोच से आप इनको निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ें हम विथ प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे यहाँ पर, मतलब उसके न्यूमेरिकल के साथ इसको कवर करेंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम कहीं भी मूव करें, डीएसए की जर्नी को आगे बढ़ाएं, वी मस्ट नो अबाउट दिस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूरी लैंग्वेज सी या C++ हम पढ़ चुके हैं, कई सारे आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपने बनाए होंगे अपनी प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए। तो एक बहुत ज़रूरी बात आती है दुनिया के हर प्रोग्राम के लिए, हर सॉफ्टवेयर के लिए, हर एल्गोरिथम के लिए, उसका परफॉर्मेंस। आप जो सॉफ्टवेयर जो एल्गोरिथम आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस क्या है, और परफॉर्मेंस का मेज़र मेनली दो चीज़ों से होता है, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब आपकी एप्लीकेशन, आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, ये क्लैरिटी आपको डेवलप करना जरूरी है। वो कितना स्पेस ले रहा है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पॉसिबल नहीं होता कि एग्जैक्ट मेजर कर पाए वो। तो कुछ एजम्प्टोटिक नोटेशंस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करते हैं, खासकर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करते हैं, बिगो नोटेशन की, जिनको बोलते हैं ना एजम्प्टोटिक नोटेशंस। मतलब हम लोग अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे, एक आइडियल अप्रोच की बात करेंगे कि आप एग्जैक्ट तो कोई निकाल नहीं पाता कंप्यूटर में, बिकॉज देर आर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस रनिंग इन द बैकग्राउंड और एज ए बैकग्राउंड इन योर सिस्टम। तो कभी कोई सिस्टम एग्जैक्ट आपको निकाल के नहीं देता है, कभी भी आप एग्जैक्ट कोई टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसलिए जो हमने पढ़ा भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, अगर आप कोई शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला जो मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी टाइम का, किसी प्रोसेस का एग्जैक्ट टाइम निकालना संभव नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं कि कहीं सारी बैकग्राउंड प्रोसेस के बाद भी वो क्या दे रहा है, हो सकता है वो अप्रॉक्सीमेट नहीं हो, पर वो उसका ऑर्डर की क्लैरिटी हो, हमको किस ऑर्डर में उसका सोल्यूशन आ रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे लिए समझना, कि हम बेस केस को डिस्कस करें विथ ओमेगा, एवरेज केस मतलब थीटा, और वर्स्ट केस मतलब बिगो नोटेशन। तो इन तीनों को हम डिस्कस करें, खासकर ज़्यादा फोकस हमारा वर्स्ट केस को लेकर ही होता है, पर क्लैरिटी होना जरूरी है हमको कि बेस्ट केस क्या होती है, एवरेज केस क्या होती है। कुछ ऐसे एल्गोरिथम है जो एवरेज केस में प्रेफरेबल होंगे, कोई ऐसा एल्गोरिथम है जो वर्स्ट केस डेटा अगर आपके साथ आ रहा है, क्योंकि ये भी कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये वर्स्ट केस सिचुएशन क्या है। तो जब हम डेटा को हैंडल करके बात करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे कि डेटा की सिचुएशन है। मान लिया मैं अगर सॉर्टिंग करने जा रहा हूँ, मेरा डेटा किस तरीके का इनपुट में दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट इनपुट डेटा वी कैन डिसाइड कि ये बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है कि एवरेज केस है, और इस सिचुएशन में मेरे लिए कौन सा एल्गोरिथम प्रेफरेबल है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वो छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम शुरुआत करें, और एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऑर्डर ऑफ 1 से स्टार्ट करके हम ऑर्डर ऑफ n log n या फिर n स्क्वायर या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर फैक्टोरियल, हर लेवल को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और वो सिचुएशन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोग्रामिंग की वो कौन सी सिचुएशन है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की कौन सी वो स्थितियाँ हैं जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर पाएँ, हम लोग वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये सारी बातें दोस्तों मैं इंडिविजुअली कवर करूँगा एंड विल कवर विन n नंबर ऑफ लेक्चर्स, ताकि आपको निकालने की क्लैरिटी हो। कल जब मैं कोई एल्गोरिथम लिखता हूँ, कल कोई लॉजिक लिखता हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कितनी आसानी से इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ में। मतलब मैं कुछ टॉपिक को थोड़ा सा होल्ड करूँगा सो दैट कि आपको थोड़ा सा डीएसए का फील आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक हम लोग अब अरे को अगर कंटिन्यू करेंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग को शुरू में कंटिन्यू करेंगे, तो उसकी नीड इसलिए नहीं, थोड़ा बहुत अरे आप जानते हो। तो इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर स्टैक के साथ में। स्टैक की डेफिनेशन, ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस, उसके स्टैटिक और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ हम कवर करेंगे। स्टैटिक मतलब अरे इम्प्लीमेंटेशन, डायनामिक मतलब लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये लिंक लिस्ट पूरी नहीं होगी, लेकिन इंट्रोडक्शन देने के बाद
we can start working on this stack data structure and we can call it this last in first out type of data structure. तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है. डे टू डे की प्रोग्रामिंग में कई जगह हम इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं, यूज़ देखते हैं, खासकर रिकर्शन को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो डे टू डे में, जब फंक्शन कॉलिंग करते हो. मैं ज़्यादा एप्लीकेशन अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. जब स्टैक हम पढ़ेंगे तो फिर इसके अंदर जाके बात करेंगे हम कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं. कंप्यूटर फील्ड में कहाँ कहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका यूसेज ज़्यादा है. तो दोस्तों ये हम स्टैक पहले कवर करेंगे. इससे रिलेटेड टॉपिक भी कवर होंगे जो स्टैक जहाँ जहाँ जरूरी है, जैसे एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो वो कैसे होता है स्टैक के एप्लीकेशन से, वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पर. क्यूज़ के साथ में हम लोग काम करेंगे. क्यू मतलब रूटीन डे टू डे लाइफ में जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, या डेली लाइफ में जो क्यू को हम समझते हैं, लाइन, पंक्ति, वो कंप्यूटर भी इस डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. तो सेम ऑपरेशन, एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक, डायनामिक. हाँ, क्यू कई तरीके से इम्प्लीमेंट होगी. लीनियर क्यू को पहले हम समझेंगे स्टैटिक डायनामिक तरीके से. देन सर्कुलर क्यू का रोल कब स्टार्ट होता है, क्या स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की लिमिटेशन है. फिर डबल एंडेड क्यू की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग, DEQ, डबल एंडेड क्यू. तो ये कुछ बेसिक क्यू के टाइप्स होंगे, इनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे. प्रायोरिटी क्यू होती है, कई बार इंटरप्ट सर्विसेज जब होती हैं तो दे आर डिफाइंड विद काइंड ऑफ प्रायोरिटी क्यू. तो प्रायोरिटी क्यू का क्या रोल होता है, कैसे उसको हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल मैनेज कर सकते हैं, इन सब पॉइंट को हम कोशिश करेंगे कवर करने की यहाँ पर. देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हमारे साथ मतलब इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज़ लिंक लिस्ट. ये लिंक लिस्ट क्यों जरूरी, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर को शुरू में डिफाइन करूँगा तब भी मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करूँगा, क्योंकि DSA का इम्प्लीमेंटेशन विदाउट लिंक लिस्ट कहीं भी संभव नहीं है. लिंक्ड लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट है जिसको लिंक के बेस पर हमने जनरेट किया हुआ है. और बेसिकली अरे को हम मानते हैं प्योर स्टैटिक वेरिएबल, एंड योर लिंक लिस्ट इज अ कंप्लीट डायनामिक वेरिएबल. अगर मुझे बोला जाए कंप्लीट या प्योर डायनामिक वेरिएबल कौन सा होता है, तो अरे इज ए प्योर स्टैटिक वेरिएबल एंड दिस लिंक लिस्ट इज अ प्योर डायनामिक वेरिएबल. तो ये हमको एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि जब मुझे एग्जैक्ट प्योर डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन या किसी डायनामिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो रन टाइम पर मेमोरी अलोकेट करना भी इनफ नहीं है जब तक कि मैं ये चेन सिस्टम नहीं बना पाऊँ, ये लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँ. तो ये टॉपिक होगा. सिंगली, डबली, सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट, उनके ऑपरेशंस की बात करेंगे. कई तरह के एप्लीकेशंस हैं. मान लिया पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करना है आपको डायनामिकली, क्लियर. कई तरह की सर्कुलर लिंक लिस्ट पे बेस कोई प्रॉब्लम होगी, जॉसफस प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, कई बार सिलेबस में भी होती है, BTech, MCA, BCA, BSc के कहीं भी. तो उनको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे केसेस के साथ में यहाँ पर. तो ये हमारा नेक्स्ट कवरेज होगा लिंक लिस्ट. उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग की, क्योंकि आगे सर्चिंग, सॉर्टिंग या डिवाइड एंड कॉन्कर पे मूव करने से पहले थोड़ा सा रिकर्शन को हम रिकॉल करेंगे यहाँ पर. तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. तो रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग की बात हम यहाँ पर करेंगे, उसका पूरा कंसेप्ट, बेसिक प्रॉब्लम्स, उनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ में ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर. और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टावर ऑफ हनोई. हमने देखा होगा डिस्क, मुझे n नंबर ऑफ डिस्क अगर गिवन है डिफरेंट साइज़ की, तो उनको मतलब एक पॉइंट से अपने को थर्ड नीडल पे शिफ्ट करना है. तो हमारे पास अगर चॉइस दी हुई है कि आप एक को टेम्परेरी यूज़ करो और रिकर्सिव तरीके से इसको पूरी शिफ्ट कर दो विथ 2 to the power n-1 ऑपरेशंस. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे. तो ये इनिशियल लेवल का रिकर्शन का इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर. उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट सॉर्टिंग. सॉर्टिंग और सर्चिंग. तो सॉर्टिंग में हम दो तरीके से बात करेंगे यहाँ पर. एक तो इंक्रीमेंटल अप्रोच, जो इंक्रीमेंटल या रूटीन, जो लूप बेस्ड इटरेटिव मेथड जो होती हैं उनके बेसिस पर जो एल्गोरिथम काम करते हैं, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, जिसको हम बोलते हैं बकेट सॉर्ट. तो ये सॉर्टिंग टेक्निक्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे. दैट इज़ एन इंक्रीमेंटल अप्रोच, या फिर हम बोलते हैं इटरेटिव अप्रोच, क्लियर. और सेकेंड अप्रोच होती है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच.
जहाँ पर हम लोग रिकर्शन बेस्ड एल्गोरिथम की बात करेंगे। जो चूँकि रिकर्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो गई है, फिर हम बात करेंगे ये क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये कई सॉर्टिंग टेक्निक होगी जिनको हीप सॉर्ट को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ट्री जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर को, तो फिर थोड़ा सा हीप को हम कवर कर लेंगे। बाकी सॉर्टिंग टेक्निक को अपन कोशिश करेंगे कि शुरुआत में कवर कर लें सब कुछ। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए मिनिमम सॉर्टिंग होना जरूरी है। सॉर्टेड डेटा पे हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर पाते हैं। बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम है ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या डीएसए के कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के अंदर बाइनरी सर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों रिकर्शन हो गया, बाइनरी सर्च पर बेस्ड कई सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत बड़ा रोल इनका होगा आगे आपकी किसी बड़ी कंपनी को क्रैक करने में। तो ये एक बड़ी, फिर आएगा ग्रीडी एल्गोरिथम। तो ग्रीडी एल्गोरिथम डायनामिक प्रोग्रामिंग ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल टॉप लेवल की कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ा कोई ऑफर आपके दिमाग में है कि मुझे इस लेवल की कंपनी को, इस पैकेज को क्रैक करना है, तो फिर ये टॉपिक को हमको फोकस करके प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मली 10-12 लाख तक की कंपनी अगर आपको क्रैक करना है तो बचे हुए डीएसए के थ्रू इम्प्लीमेंट करके भी आप उनको क्रैक कर दोगे, वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। लेकिन इस जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं इनका फ़ायदा आपको ड्रीम आईटी एमएनसीज को क्रैक करने में मिलेगा। तो ग्रीडी एल्गोरिथम की नीड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, किस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में इनको हम कॉल करते हैं, और कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ताकि ग्रीडी एल्गोरिथम को समझ पाए हम लोग। कुछ बेसिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ हम काम करेंगे यहाँ पर। इसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग डीपी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है। और जब भी आप किसी ऐसे बंदों से मिलोगे, सीनियर से मिलोगे, या ऐसे पर्सन या सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलोगे जिन्होंने बड़ी आईटी एमएनसीज को या यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को क्रैक किया हुआ है, तो आप देखोगे उन्होंने कहीं ना कहीं इन टॉपिक पर बहुत मेहनत की है। खासकर ग्रीडी एल्गोरिथम्स, बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिलेक्शन में। उसके मतलब यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या समझना है कि उसका ऑप्टिमाइजेशन रिकर्शन को लेके क्या है। एक तरीके से हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को बोल सकते हैं कि एडवांस लेवल रिकर्शन। रिकर्शन में भी अब आप कुछ और चीज़ों को रिफाइन करना चाहते हो, रिकर्शन को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसकी जो कुछ लिमिटेशंस हैं उसको हम लोग डीपी के साथ में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो ऑप्टिमाइज करना रिकर्शन टेक्निक्स को, क्लियर, टेबुलेशन, मेमोइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर सॉल्यूशन टू सम कॉमन या बेसिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे तो ही समझ पाएंगे। कुछ बेसिक एल्गोरिथम जो रिकर्शन के होंगे उनको कोशिश करेंगे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से इम्प्लीमेंट करना, क्लियर। तो मेमोइजेशन है, ये थोड़ा सा वो स्पेलिंग का इशू है। ट्रीज़, ट्रीज़ के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। हम लोग मानते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कई बार तो ग्राफ और ट्री को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, क्लियर। एक तरीके का ग्राफ ही है ट्री भी, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम उनको एक ऑर्डरिंग करते हुए चल रहे हैं। इस ऑर्डरिंग के बेसिस पर हम थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फ्लो बना पाएंगे अपना। तो ट्रीज़ को बेसिक तरीके से इम्प्लीमेंट करना, पूरा उसकी डेफिनेशन, उसके सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो पहले कवर करेंगे। फिर बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस, मेन जो सारे ट्रेवर्सल एल्गोरिथम है, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव भी कोशिश करेंगे। अगर आपके पास इंटरेस्ट होगा, टाइम होगा, तो नॉन रिकर्सिव भी लिखेंगे, तो नॉर्मली अवॉइड करे जाते हैं सब जगह। हम लिख सकते हैं यहाँ पर एवीएल ट्री और बी ट्री। एवीएल ट्री मतलब हाइट बैलेंस ट्री। तो बैलेंस ट्री का आगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर जब एसटीएल के कहीं इंपॉर्टेंट आप लाइब्रेरी को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि बैलेंस ट्री का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर। खासकर रेड ब्लैक ट्री को आप जब सुनोगे तो आपको दिखेगा कि आप सेट में, मैप में जब भी मूव कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का वहाँ पर आता है। तो इसको समझना भी ज़रूरी शुरुआत से कॉन्सेप्ट के साथ में। तो दोस्तों ये हम बात करेंगे सारा ट्री के इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोग्रामिंग से पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री, चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसकी प्रोग्रामिंग भी करेंगे पूरी अपन। इंसर्शन के सारे केसेस, डिलीशन के सारे केसेस, सब कुछ कवर करेंगे यहाँ पर। फिर ग्राफ्स बिल्कुल जेनरिक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि
कोई डेफिनेशन नहीं है, आपके नोट्स स्कैटर्ड हो सकते हैं, उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन देना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसकी डेफिनेशन, ऑपरेशंस, एप्लीकेशन जो ज़रूरी है, उसका रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो लिंक लिस्ट हो या अरे लिस्ट, एजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं हम, ट्रेवर्सल जो बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम है, बीएफएस और डीएफएस, यहाँ पर भी स्टैक क्यू के एप्लीकेशन का रोल होगा जो आगे देखेंगे हम। फिर सारे पॉपुलर एल्गोरिथम की बात करेंगे हम जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, जिन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको इन टॉप कंपनीज़ में आती हैं, मतलब ग्राफ से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है और आपको एकदम से क्लियर नहीं होगा प्रॉब्लम देख के कौन सा एल्गोरिथम मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो वो कॉन्फिडेंस जब पहले बेसिक्स हम क्लियर करेंगे और फ्यूचर में जब उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को समझोगे आप, तो समझ में आएगा कि यहाँ पर हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्राफ के स्पेसिफिक ये 2 एल्गोरिथम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन में प्ले करेंगे। तो पहले कोर समझ लेंगे, फिर हम उनकी एडवांस चीज़ों पर बात कर पाएंगे। उसके बाद आता है हैशिंग टेक्निक्स, मतलब हैशिंग टेक्निक्स होगी अगर डेटा को प्रॉपरली सर्च करना है या बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करना है, तो प्रोग्रामर लेवल पे भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब प्रोग्रामर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, सॉल्यूशन देता है, कई तरह की टेक्निक्स को आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो फिर साथ में हमको कॉल्यूजन हैंडलिंग भी देखना पड़ती है, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर हैश फंक्शन का सिलेक्शन नहीं कर पाता हूँ तो फिर देयर में बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूजन। तो फिर कई तरह की टेक्निक्स होंगी कि आप कॉल्यूजन कैसे हैंडल कर पाओगे, कौन सी वो सिचुएशन या कौन से वो तरीके होंगे जिनसे हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे और एक बेस्ट हैश फंक्शन लिख पाएंगे। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जो हमने डीएसए के रोड मैप में हमको कवर करना है रूटीन में। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि सब कुछ हम C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब आप इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाए, कई चैनल्स पर C++ बोली जाती है सी आउट सीन के नाम पे, बस सिंपल वो स्ट्रक्ट किया गया क्लास लिख दी, और फिर जो नॉर्मली कई बार देखने में आता है, कई बार सुनते भी बच्चों से फीडबैक मिलता है, तो इसी बात को लेके मिलता है कि सर वो तो बस प्रिंटफ स्कैनफ किया गया, सी आउट सीन लगा दिया, जहाँ स्ट्रक्ट लिखा था वहाँ क्लास लिख दिया, बाकी पूरी प्रोग्रामिंग वही है। तो वो अप्रोच तो सी की हो गई, पूरी प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच हो गई। तो हमको उप्स का एडवांटेज कब मिलेगा, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को अडॉप्ट करेंगे। और जब आपने मेरे साथ इस चीज़ को करा, इस काम को किया, तो आप देखोगे कि आगे जब मैं जावा के साथ इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपको बिना परेशानी के सारे C++ के प्रोग्राम हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज अगर जावा का ले लेंगे तो सब कुछ जावा में इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब आप ये क्लेम कर पाओगे इस पूरी सीरीज़ के बाद कि मैं डीएसए C++ से भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं डीएसए जावा से भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि एल्गोरिथम का रोल है। जावा में तो और आसानी है, जो थोड़ी बहुत मेहनत अपने को C++ में लगेगी, जावा उसको और आसान बना देगी अपने को आगे जाके। तो ये जावा से भी करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जावा की एक प्लेलिस्ट पहले लेके आऊँगा, चूँकि अब डीएसए की मेरे पास ज़्यादा थोड़ी डिमांड थी और ज़रूरी भी है। जो लोग साथी अब जब कैंपस इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो राइट टाइम पर अगर हम सीरीज़ लाते हैं और अगले 2-2.25 महीने में इसको फिनिश कर लेते हैं, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इसका। और कहीं ना कहीं जिनके भी दिमाग में है कि नहीं मुझे कोई बड़ी कंपनी क्रैक करना है, तो पहले डीएसए के बेसिक्स आप इम्प्लीमेंट करो, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर हम उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो इसके एप्लीकेशन के रूप में आएगी। वो सब बातें भी करूँगा, वो सब मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स की बात भी करूँगा कि और भी मैथ्स से बहुत कुछ रिक्वायर्ड है। मैंने अभी बात नहीं करी आपसे कि मॉड्यूलो एन क्या है, जीसीडी पर बेस्ड एल्गोरिथम्स कौन से हैं, ये सब बातें मैं अभी नहीं कर रहा हूँ आपसे कुछ भी। ये सब जब नीड होगी जब हम करेंगे और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीका होगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अभी हम C++ के साथ इसका पूरा प्लान वे में एक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और फिर मुझे विश्वास है कि आप जब C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न पे इस पूरी सीरीज़ को देख लोगे, समझ लोगे, इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो फिर आपके लिए जावा पाइथन में इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होगा, सी शार्प में, जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम सिमिलर है हर लैंग्वेज। क्योंकि C++ थोड़ा सा पॉइंटर का टच देगी, लेकिन वो C++ होने से चूँकि क्लास के अंदर सब कुछ होगा तो एक लेवल का लोड आपका कम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप लगभग जावा, पाइथन, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट जैसा फील देख पाओगे। तो इस सीरीज़ को इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं
कि ये आपको पूरा बैकग्राउंड बना देगी। जो साथी जावा में इंटरेस्टेड होंगे और उनको लग रहा हो कि मेरे पास अभी जावा में इतने अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कि कोई डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन सिखा दे, तो वो भी इस सीरीज़ में देख सकते हैं, इस सीरीज़ में काम कर सकते हैं और वो सेम प्रोग्राम को जावा में इम्प्लीमेंट कर लेंगे आसानी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस रोड मैप को लेकर आपको क्लैरिटी डेवलप हो गई होगी। अभी ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का बेसिक जो कॉन्सेप्ट जितने ज़रूरी होते हैं वो सारे कवर करने के लिए विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम कवर करेंगे। कोई भी आपकी कोई स्पेशल एक्सपेक्टेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको कि आप डीएसए में ये स्पेशल चीज़ें चाह रहे हैं या आपको किसी और चैनल पे ये चीज़ें नहीं मिल पाई हैं या उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं मिल पाई हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उन बातों को भी कवर करें, पर हाँ मैं सीक्वेंस फॉलो करूँगा। उस सीक्वेंस में, उस ऑर्डर में, उससे रिलेटेड जो टॉपिक आएगा, जो आपकी बात होंगी उसको नोटिंग में लेंगे हम। और जब भी सपोज स्टैक से रिलेटेड कोई बात है तो मैं कोशिश करूँगा स्टैक जब हम कवर करें तो वो आपकी जो डिमांड होगी, जो क्वेरी होगी वो फुलफिल कर पाएँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है रोड मैप को लेकर आपको क्लैरिटी हो गई होगी। थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगला लेक्चर आना शुरू हो या प्री रिक्विजिट की जब मैं लेक्चर कवर करना शुरू करूँ, जब तक आप थोड़ा सा C++ को रिकॉल करना शुरू कर दें, खासकर फंक्शन, अरेज, स्ट्रिंग, पॉइंटर और बेसिक क्लास ऑब्जेक्ट। इतना अगर हम रिकॉल कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हमारी ये जर्नी शुरू होगी और आप खुद मतलब एक बड़ा आनंद फील करोगे पूरी ट्रेनिंग के साथ में, पूरे लेक्चर की सीरीज़ के साथ में। और डे टू डे में आपका फीडबैक हमें मिलेगा ही, जहाँ कमियाँ होगी वहाँ हम सुधारेंगे भी। मतलब ये एरोगेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं भगवान तो हूँ नहीं, गलतियाँ भी कर सकता हूँ, हो सकता है जब मैं आगे बढ़ूँगा आपके साथ कहीं गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आप मुझे लगातार फीडबैक दीजिए या देते रहिएगा इस पूरी सीरीज़ के साथ में। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपके साथी भी डीएसए को लेके कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ड हैं तो इस वीडियो को उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ, उनको ये जानकारी दें कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न पे हम इसको अपलोड करेंगे, पूरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपको फ़ायदा भी होगा और आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो साथियों को भी इसका एडवांटेज मिलेगा। तो थैंक्स अलॉट दोस्तों। मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कुछ लेक्चर लाइव भी लाऊँ जिससे आपको फ़ायदा मिले, और लाइव लाऊँगा तो चैनल पे भी एक तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी परमानेंट। तो ये भी मैं विचार कर रहा हूँ अभी, अगर मैं कंफर्टेबल होता हूँ, टाइम सेट होता है तो 100% उसको लाइव में भी कई सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अलॉट।